नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम हिंदी के नोट्स को कवर कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने शुरू किए थे पद के भेद पढ़ने। पद के मैंने आपको कल बताया था 5 भेद होते हैं, जिसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, इसके अलावा विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 भेद होते हैं। कल के वीडियो में हमने संज्ञा को पढ़ा, उसके भेदों को पढ़ा। आज के वीडियो में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे, इसके भेद पढ़ेंगे। और आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखे होंगे, वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वनाम से काफ़ी ज़्यादा। आपको एक स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है इसके अंदर कौन सा सर्वनाम यूज़ किया गया है, और कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कई बार पुरुषवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक में और निजवाचक में। तो कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हुए आज के इस पूरी वीडियो में पूरा जो सर्वनाम टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और टू द पॉइंट हम बिल्कुल यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है? तो देखिए, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है सबका नाम, यानी कि वह शब्द जो हर किसी के लिए यूज किया जा सके, सबका नाम प्रयोग में किया जा सके, उसी को कहता है सर्वनाम। ठीक है, परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या कहलाती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कल हमने पढ़ा था ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह जो भी है, उन सभी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये सबका नाम होता है। ठीक है, अब इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संज्ञा एक ही सब्जेक्ट में, एक ही वाक्य के अंदर बार बार ना आए, उसकी रिपीटिशन ना हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अगर आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। आसान है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? देखिए, हिंदी में मूल, अगर हम बात करें सर्वनामों की, तो मूल सर्वनाम होते हैं 11। अगर आपको सीधा प्रश्न बने कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? अगर एक पर्सन है तो मैं, एक से ज़्यादा है तो हम, इसी प्रकार छोटा है कोई तो तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ये 11 ये आपके मूल सर्वनाम है जो आपको याद रखने हैं। इनके अलावा जितने भी आपके सर्वनाम हैं, जैसे कि आपका कोई भी बने आपसे, जैसे आपका बने आपका, आपने, ये सारे क्या हैं आपके? ये आपके यौगिक सर्वनाम हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा यौगिक सर्वनाम है, तो बस आपको ये 11 याद रखने हैं। इन 11 के अलावा अन्य जितने भी सर्वनाम हैं वो सब आपके कौन से हैं? वो आपके यौगिक सर्वनाम हैं। जैसे यहाँ पर तू क्या है? ये मूल सर्वनाम है। तुझे, को, तुमको, ये सब क्या है आपके? ये आपके यौगिक सर्वनाम है। तो मूल और यौगिक, यहाँ पे अंतर स्पष्ट हुआ। आपको केवल ये 11 याद रखने हैं, और अगर आपको प्रश्न बने इनमें से मूल का चयन कीजिए, यौगिक का चयन कीजिए, आप कर जाएंगे। ठीक है, संख्या भी याद रखना, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब बात करेंगे सर्वनाम के भेद की। देखिए, व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए सर्वनाम के, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। यह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होता है? देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम हमने ऊपर बात करी, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ये यहाँ पर पूरी आपको कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए है, बी है और यहीं कहीं पर सी है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं सी की। तो जो बोल रहा है, बोलने वाला जो बात कर रहा है, ये हो गया उत्तम पुरुष। जो बात को सुन रहा है ये हो गया मध्यम पुरुष, और जिसकी बात हो रही है वो हो गया अन्य पुरुष। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ से पहचान जाएंगे। कई बार प्रश्न बन जाता है, इनमें से आपको पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, कौन सा है? तो बोलने वाला
जो वक्ता होगा वो होगा उत्तम पुरुष, ठीक है। जो सुनने वाला होगा वो मध्यम पुरुष, और कोई ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है वो होगा आपका अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब है हमारा अगला, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम इंग्लिश में कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम से अगर आप देखें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका अर्थ हो गया किसी चीज़ को दिखाना, संकेत करना, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है, परिभाषा पढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम हम संकेत करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो मैं घर की ओर इशारा करके कह रहा हूँ, जो घर है वो मेरे सामने खड़ा है, मैं घर की ओर इशारा करके कह रहा हूँ कि यह घर मेरा है, ठीक है। तो यह, वह, ये, वे, ये सब क्या हैं, जो भी शब्द आपके किसी और की ओर संकेत करने के लिए काम आते हैं वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा यह, वह, वे या ये आपके निश्चयवाचक में भी आ गए और यही आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। इनके अंतर को यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम ये जो आते हैं ना, ये किसी संज्ञा के स्थान पर आएंगे, ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम ये किसी को संकेत करने के लिए आएंगे, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल समझिए, आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यह मेरी पुस्तक है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरे में लिखा है यह पढ़ता है, यहाँ पर ये जो यह है ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर पूछा गया, बोला गया यह मेरी किताब है, यानी कि उसने इशारा किया ना किताब की ओर कि यह मेरी किताब है, यानी कि जो किताब आप देख रहे हैं वो किताब किसकी है, मेरी है। किताब की ओर इशारा किया गया, ठीक है। यह पढ़ता है, तो यहाँ पर इशारा नहीं किया गया। आप यहाँ पे अगर आप कोई संख्या भी लगाएं, जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, यहाँ पर आप लगा सकते हो, ये किसी संख्या के जगह पर आए हैं, तो ये कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, ये किसी, अब बात करें तो किसी संख्या के जगह पर आए हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए आया है, ये आया है आपका किसी और की ओर पॉइंट करने के लिए, संकेत करने के लिए। एक एग्जांपल और देता हूं, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि वो लड़का दिल्ली गया, यहां पर मैंने किस सर्वनाम का प्रयोग किया, वो, मैंने कहा वो लड़का दिल्ली गया। अब ये यहाँ पे वो क्या है, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैंने उस लड़के की ओर इशारा किया। वो लड़का मेरे सामने नहीं था लेकिन मैंने उस लड़की की ओर इशारा किया कि वो लड़का जिसकी आप बात कर रहे हो वो लड़का कहाँ गया, दिल्ली गया। अब अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपको मैं दूसरा स्टेटमेंट दूं वो से लेकर, मैं कहता हूं वो दिल्ली गया, यहाँ पर मैंने इशारा किया उसकी ओर, नहीं, मैंने उसका कोई नाम था जिसकी जगह पर मैंने इसका प्रयोग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बोलूँ वो दिल्ली गया, राम दिल्ली गया, श्याम दिल्ली गया, यहाँ पर यह आपका पुरुषवाचक के रूप में आएगा। तो आपको सिंपल इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस यही है, आपको वाक्य को अच्छे से पढ़ना है। अगर इशारे का बोध होता है, संकेत करने का आपको बोध मिलता है तो वो आपका निश्चयवाचक होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो आसान है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ, ये क्या है हमारे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे कोई आ गया, तो क्या है ये, कोई आ गया, हमें नहीं पता कौन है, तो जो हमें निश्चितता का बोध ना कराए वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, कोई या कुछ। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम या संख्या के साथ संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं, उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैसे या सो, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे जो करेगा वो भरेगा, ये आपका क्या है, यहाँ पर रिलेशन बता रहा है ना, जो ये वो शब्द है ये आपका रिलेशन बता रहा है, तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये आसान है, इनको आप आसानी से कर जाते हो। कन्फ्यूजन होता है केवल दो में, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में, उसको मैंने आपको अभी ऊपर बताया, संकेत आपको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा कन्फ्यूजन होता है पुरुषवाचक और निजवाचक में, जो हम अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए
इसके बाद एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी आसान है, इंटरोगेटिव सर्वनाम जिसको कहा जाता है, कौन या क्या। प्रश्न का बोध आपको दिखेगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन आया था, क्या पढ़ा, क्या करा आपने, ऐसे करके, ठीक है। तो प्रश्नवाचक आप आसानी से पहचान जाओगे कि यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अंतिम जो सर्वनाम का भेद है वो है यहाँ पर इसको निजवाचक कर देना, ठीक है, निजवाचक रह गया। निजवाचक सर्वनाम यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? जो हमें निज तत्व का बोध कराए उनको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो हम खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि प्रयोग करने वाला खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, उसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें और पुरुषवाचक में क्या अंतर है वो यहां पर देखते हैं। देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर क्या है। आप आजकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप आया, ये क्या आया, ये आपका पुरुषवाचक है, ठीक है। इसी का दूसरा वाक्य देखें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये अपना आया है ये निजवाचक है। क्यों हुआ है? देखिए, ये जो आप था ये हमने किसके लिए प्रयोग किया, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैंने दिया, तो ये जो आप मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है ना, ये मैंने दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, तो ये हमारा यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे जो ये मैंने अपना यूज़ किया है, ठीक है, ये मैंने खुद के लिए प्रयोग किया है, तो जब मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये निजवाचक हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर हुआ? ऊपर वाला जो ये आप है ये हमने किसी मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया है, किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया है। जैसे आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो मैंने पूछा, मैंने इस आप का प्रयोग किया लेकिन दूसरे के लिए। यहाँ पर भी मैंने ये स्टेटमेंट खुद ही दिया, लेकिन ये जो मैंने अपना यहाँ पर यूज़ करा है ये मैंने खुद के लिए यूज़ करा है। तो जो चीज़ हम खुद के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। जैसे कहा जाता है कि मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो यहाँ पर भी क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। जो हमारा उत्तम पुरुष होता है, यानी कि जो कहने वाला है वो खुद के लिए यूज कर रहा है, उसको हम कहते हैं निजवाचक। तो बेसिक जो अंतर है वो आपका केवल दो में आता है। एक आता है पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में या संकेतवाचक में, और एक आता है इन दोनों में। उम्मीद करता हूं आपका ये दोनों जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से इनका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस का, क्योंकि एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो निश्चयवाचक में मैंने आपको क्या बताया था, हम करते हैं संकेत। तो निश्चयवाचक में हम किसी की ओर संकेत करेंगे और पुरुषवाचक में हम किसी की ओर संकेत करके नहीं बताएंगे, हम केवल उसके नाम की जगह पर उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जब हम संकेत करेंगे वो चीज़ या तो हमारे सामने होगी या हमारे दूर होगी, ये याद रखना है। लेकिन पुरुषवाचक में हम उसकी ओर इशारा नहीं करते, हम केवल उसके बारे में उसके नाम की जगह पर उसका प्रयोग करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। निजवाचक और पुरुषवाचक में भी मैंने आपको अंतर बताया। पुरुषवाचक में जो आप ये यूज़ करोगे ये दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ करोगे, और निजवाचक में ये आप खुद के लिए यूज़ करोगे। ये बेसिक अंतर है इन दोनों में। बाकी के जो अन्य भेद हैं, जैसे आपका अनिश्चयवाचक है, आप आसानी से पहचान जाओगे, जहाँ पे आपका कुछ भी फिक्स ना पता चले, जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, ए हो गया आपके अनिश्चयवाचक। इसके अलावा संबंधवाचक की हमने बात करी, जो रिलेशन बताएं, एक दूसरे से रिलेशन बताते हैं, वो संबंधवाचक हो गए। प्रश्नवाचक भी आप आसानी से उसकी पहचान कर जाएंगे कि प्रश्नवाचक क्या होते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सर्वनाम जो हमने आज की वीडियो में कवर करा। तो पद के हमने दो भेद पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कारकों के बारे में, फिर बात करेंगे विशेषण के बारे में। ऐसे ही हम पूरी व्याकरण को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, व्याकरण एक भाषा है और आपको इसको पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा। आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।